नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग मैं सुन रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है। अपना प्यार से चाहे खोलिए टारगेट सेमेस्टर। आज हम यहाँ पे यूनिट 4 डिस्कस करने वाले हैं और यूनिट 4 का जो पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कौन सा है भाई? यूनिट 4 का पहला टॉपिक। यूनिट 3 हमने पढ़ चुके थे, यूनिट 3 पूरी तरीके से हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जैसे अभी तक हम मॉडर्न इंडिया में क्या क्या चीजें पढ़ चुके थे। जैसे मॉडर्न इंडिया में अभी तक हम मॉडर्न इंडिया, ठीक है, आपका जो सिलेबस है मॉडर्न इंडिया का वो क्या क्या है, पहले एक बार उसको हम हाईलाइट कर दे, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया में अभी तक क्या पढ़ चुके? जैसे हम प्लासी का बैटल पढ़ चुके, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध पढ़ चुके। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर बक्सर का युद्ध भी पढ़ा, 1764 का बक्सर का युद्ध, ठीक है। इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, 1765 में हुआ। इसी क्रम में हमने देखा था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इंडिया, ठीक है, यूरोपियों का भारत आगमन। यूरोपियों का भारत आगमन बहुत प्यारा सा टॉपिक है और ये आपके एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। मैंने बताया था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इंडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अंग्रेज, ठीक है। अंग्रेज और पुर्तगाली, इस दोनों से हमेशा एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आता है। कौन? एक अंग्रेज, दूसरा पुर्तगाली, ठीक है। एक मिनट मैं सिलेबस हल्का सा, एक मिनट, चलिए। तो एडवेंट ऑफ यूरोप हो गया, प्लासी का बैटल, बक्सर का बैटल, इलाहाबाद की संधि हमने पढ़ ली अच्छे से। रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का किस प्रकार से भारत में रूल होता है, किस प्रकार से वो अपनी कॉलोनीज को भारत के अंदर स्टैब्लिश करती हैं, ये हमने आपको पढ़ाने का काम किया, ठीक है। ये लंबी श्रृंखला है, मैंने बताया था जैसे कौन सी पॉलिसीज उन्होंने भारत में इंप्लीमेंट की, ठीक है। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, 1600 में आई, फिर उन्होंने यहाँ पर अपनी बस्तियां बसाई। उनकी जो 3 प्रमुख कोटियां थी वो कौन सी थी? उनकी प्रमुख कोठियां जैसे बंगाल में कलकत्ता वाली थी, एक बॉम्बे में थी और एक थी मद्रास में। ये प्रमुख कोठियां थी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। तो उन्होंने किस प्रकार से रूल किया? रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से भारत में रूल किया, हम ये भी देखने का काम करते हैं। टेस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कहना वो कह सकते हैं, ठीक है। लास्ट में टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सोशल पॉलिटिकल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। भारत में नई सामाजिक और राजनीतिक, और इसके अलावा राजनीतिक के अलावा यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कौन से भारत में एस्टैब्लिश हुए, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो 5th टॉपिक हमारा वही है। आपको सिलेबस के अनुसार इतनी चीजें बस पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सोशल, पॉलिटिकल और इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जैसे आपके मैकाले माइन्यूट आ जाएगा, ठीक है। मैकाले के बाद आपका वुड्स डिस्पैच आएगा, वुड्स डिस्पैच के बाद आपका रैले कमीशन आ जाएगा, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आ जाएगा, सैडलर कमीशन आ जाएगा, हार्टोंग कमीशन आ जाएगा, सार्जेंट कमीशन आ जाएगा। ये सब चीजें आपकी एजुकेशन कमीशंस में आ जाएगा, ठीक है। अब यूनिट 5th यहाँ पर 4th है, यहाँ पर आपके सिलेबस जो है वो 6 लिखा हुआ है, बट दैट इज नॉट 6, दैट इज 4, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो यूनिट 4th क्या है? दैट इज फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। अब भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, भारतीयों का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो कब से चालू होता है, तो आज हम ये चीज देखने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, और फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, महान विद्रोह। कौन सा महान विद्रोह? 1857 का महान विद्रोह। आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 किस प्रकार से भारत में रहता है, ठीक है। सभी ने 1857 की क्रांति के बारे में सुना होगा, सबने मंगल पांडे का नाम सुना होगा, सबने बहादुर शाह जफर का नाम सुना होगा, सबने भक्त खान का नाम सुना होगा, सबने तात्या तोपे का भी नाम सुना होगा, जो लोग इस मूवमेंट से क्या है, एसोसिएटेड है, इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इस मूवमेंट को जानने से पहले कुछ बुनियादी बातों को पहले हम डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हम 1757 में प्लासी की जंग हुई
और अंग्रेजों ने अपना शासन बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जीतने का काम किया। 1757 से लेकर के 1857 तक हम जानते हैं कि भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं प्यारा सा नाम लिख दे रहा हूं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू द 1857, ठीक है। इसके बाद 1857 से जब हम देखते हैं 1857 से लेकर के 1947 तक, ठीक है, ये जो शासन है ये शासन करता है कौन? ब्रिटिश क्राउन करती है। पहले शासन भारत पर एक प्राइवेट कंपनी कर रही थी जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन यहां पर भारत पर शासन करने का काम कौन कर रहा है? अब रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद भारत पर शासन कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन करेगी। मतलब वहां की जो महारानी है भारत पर उनका क्या होगा? डायरेक्ट कंट्रोल होगा, डायरेक्ट शासन होगा, ठीक है। अभी तक कौन कर रहा था बच्चों? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। अब कौन करेगा? रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद भारत पर कौन कंट्रोल करेगा? ब्रिटिश क्राउन करेगी। भारत पर कंट्रोल 1857 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन करती है, ठीक है। क्लियर है? ये पहली चीज और ये दूसरी चीज, ठीक है, क्लियर। चलिए इसको हम थोड़ा सा ऐसे आउटलाइन यहां कर लेते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 पर। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में सबसे पहले हमें पढ़ना है कॉसेस, क्या कारण है, क्यों ये रिवोल्ट हुआ। कॉसेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, कॉसेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये क्यों हुआ, क्या कारण क्या था रिवोल्ट ऑफ 1857 के होने के पीछे। क्या राजनीतिक कारण क्या थे इसके पीछे, सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे इसके पीछे, इसके पीछे आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉसेस क्या रहे, इसके पीछे मिलिट्री कॉसेस क्या रहे और इमीडिएट कॉस्ट क्या रहा रिवोल्ट ऑफ 1857 का, ठीक है। सेकंड नंबर पर हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, किस प्रकार से इसका नेचर रहा, कहां कहां पर ये स्प्रेड हुआ और कहां कहां पर ये जो 1857 का विद्रोह है, भारत में किन किन क्षेत्रों पर 1857 का विद्रोह पूरी तरीके से सफल हो सका और यहां पर चल सका, ठीक है। कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर ये रिवोल्ट पूरी तरीके से चल पाया, कुछ ऐसी जगहें होंगी जहां पर रिवोल्ट ये सफल रहा होगा, कुछ जगहों पे सफल नहीं रहा होगा, ठीक है। तो भारत के कौन कौन से क्षेत्र के ऊपर ये रहा, हम ये भी देखेंगे, द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो मैं इंडेक्स बनवा रहा हूं, जैसे कॉपी में आप क्या करते हैं, इंडेक्स बनवाते हैं। एक चैप्टर है रिवोल्ट ऑफ 1857, उस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है, टॉपिक के अंदर ये उसके सब टॉपिक्स हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है उसके अंदर, ठीक है। तो पहला है कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, दूसरा है नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। अब तीसरा रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। ये रिवोल्ट खत्म हो गया, इस रिवोल्ट को ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छी तरीके से क्या किया, दबा दिया। तो इस रिवोल्ट का भारतीय संदर्भ में क्या रिजल्ट रहा, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे रिवोल्ट ऑफ 1857 का, ये भी हम पढ़ने का काम करेंगे कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। इसके अलावा यहां पर रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में किस इतिहासकार की क्या विचारधारा है, डिफरेंट हिस्टोरियंस क्या कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में, हम ये भी पढ़ने का काम करेंगे कि डिफरेंट हिस्टोरियंस क्या कह रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट हिस्टोरियंस क्या कह रहे हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। और इसके अलावा हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट किताबें रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड लिखी गई उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल मैनर में, ठीक है। तो हमें ये सब टॉपिक्स पढ़ने हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर। मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है और मैं इतिहास विषय का एक क्या कहते हैं उसको स्कॉलर कह सकते हैं, मैं इतिहास का एक स्कॉलर हूँ, एक विद्यार्थी हूँ, आज भी पढ़ता हूँ और मैं हमेशा खुद को भी एक स्टूडेंट ही समझता हूँ। इतिहास का मैं खुद को बेहतर स्टूडेंट समझता हूँ कि मैं क्या हूँ, स्टूडेंट हूँ, ठीक है। आई एम ऑल्सो लर्नर। कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को थोड़ा सा और ज़्यादा इन्हांस करके चीज़ों को पढ़ा देते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में डेवलप होगा तो आप उसको और अच्छी तरीके से जाकर ग्रैप्स कर पाओगे, ठीक है। चलो, तो रिवोल्ट ऑफ
1857। ठीक है, चलिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत के ऊपर खत्म हो गया और 1857 के शासन पर ब्रिटिश क्राउन भारत पे ऊपर क्या करने लगा, रूल करने लगा। ब्रिटिश क्राउन भारत पर रूल करने लगा। ठीक है, पढ़िए यहां पर 1857 तक, ये 75 लिखा है। 1857 तक भारत में ब्रिटिश शासन के 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। 100 वर्ष भारत में पूरे हो चुके थे, ब्रिटिश शासन के 100 वर्ष पूरे हो चुके थे, मतलब 100 ईयर्स पूरे हो चुके थे। जैसा आप जानते हैं 1757 से 1857 तक 100 वर्ष होता है। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 100 वर्ष भारत में पूरा हो चुका था 1757 से 1857 तक। ठीक है, ये क्या है, रिवोल्ट ऑफ 1857 का बैकग्राउंड है। ये क्या है, ये सब बैकग्राउंड है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड हम पहले देखते हैं, फिर अपनी क्लास को आज की स्टार्ट करेंगे। तो 100 वर्ष परे हो गया था। इस दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अनेक सैनिक असैनिक विद्रोह हुए। बहुत सारे सैनिकों के द्वारा या असैनिक, असैनिक मतलब जो सैनिक नहीं है। ठीक है, तो सैनिक विद्रोह और सैनिक विद्रोह बहुत सारे भारत में स्टार्ट हो गए थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के पहले, जैसे विल्लोर म्यूटिनी। ठीक है, अधिकांश विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष के कारण हुए। उनकी जो शासन प्रणाली है उससे जो असंतोष उत्पन्न हुआ, उस असंतोष के कारण क्या हुआ, भारत में बहुत सारे विद्रोह हुए। जैसे ये असंतोष पीसेंट्स के फॉर्म में, जैसे अगर पीसेंट्स विद्रोह कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, पीसेंट मूवमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर पीसेंट मूवमेंट कर रहे हैं तो किसान क्यों मूवमेंट करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ? किसान इसलिए मूवमेंट करेंगे क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू की जो दर थी, जो लैंड रेवेन्यू जो टैक्स हुआ करता था वो क्या होता था, बहुत हाई होता था। तो लैंड रेवेन्यू टैक्स जो था वो बहुत हाई था। टैक्स हाई के नाते क्या हुआ, टैक्स हाई के नाते जो किसान है वो क्या किए, असंतोष उनमें उत्पन्न हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दिया हूं। अपदस्थ शासकों व सामंतों ने सैनिक विद्रोह किए। जो अपदस्थ शासक मतलब क्या होता है, अपदस्थ मतलब जो अपनी गद्दी से हटा दिए गए हो शासक। ठीक है, जो अपनी गद्दी से हटा दिए गए हो। जैसे अगर कोई राजा हो और आपको अंग्रेजों ने अपने शासन से हटा दिया हो तो उसको कहते हैं अपदस्थ शासक। वह सामंत, सामंत मतलब होता है फ्यूडल लॉर्ड। ठीक है, जो मंत्री होते हैं, नॉबल्स होते हैं राज्य के अंदर, उनको कहते हैं सामंत। ठीक है, सामंतों ने सैनिक विद्रोह किए, जबकि किसानों ने भू राजस्व नीति, जैसा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया पीसेंट मूवमेंट, किसानों ने भू राजस्व नीति मतलब लैंड रेवेन्यू के कारण विद्रोह किए। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक चीजें आपको अभी तक सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। 1764 में बंगाल में अंग्रेजी सिपाही विद्रोह हुआ, इसे श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। 74 में एक ब्रिटिश सिपाही म्यूटनी होती है बंगाल में, जिसको क्या कहते हैं, व्हाइट म्यूटनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, व्हाइट म्यूटनी कहा जाता है। ठीक है, क्या स्पेलिंग गलत है क्या? एक मिनट मुझे समय दीजिए। चलिए, नहीं सही है। 1864 में 1764 में बंगाल में अंग्रेज सिपाही विद्रोह हुआ, जिसे श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजों के अंडर भी विद्रोह हुआ। अंग्रेज जो अधिकारी थे या जो सैनिक थे, अंग्रेज सैनिकों ने भी विद्रोह किया, जिसको हम क्या कहते हैं, श्वेत विद्रोह कहते हैं। ठीक है, श्वेत विद्रोह का मतलब जो अंग्रेजी सैनिक थे, अंग्रेजी सैनिकों का विद्रोह, क्या कहेंगे इसको, अंग्रेजी सैनिकों का विद्रोह। ठीक, क्लियर? चलो 1857 से पूर्व होने वाले कुछ सैनिक विद्रोह, कुछ इंपॉर्टेंट सैनिक विद्रोहों के बारे में हम देखते हैं। जैसे वैशेश्वर विद्रोह 1806। यह विद्रोह भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज द्वारा उनके सामाजिक और धार्मिक रिवाजों पर हस्तक्षेप के कारण किया था। ठीक, ये इंपॉर्टेंट कोई विद्रोह देखूं तो मैं तुम्हें बताऊं, ये वाला बैरकपुर में 1824 में विद्रोह 47 रेजिमेंट ने समुद्र पार बर्मा में मेवा देने से मना कर दिया। फिरोजपुर में 1842 में विद्रोह 34 रेजिमेंट ने किया। 1849 में 7वीं बंगाल कैवलरी, 7th बंगाल कैवलरी 64 रेजिमेंट और 22 रेजिमेंट का विद्रोह हुआ।
1850 में 66 नेटिव इन्फेंट्री और 1852 में 38 नेटिव इन्फेंट्री ने क्या किया, विद्रोह किया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने रिवोल्ट ऑफ 1857 के पहले भी अंग्रेजों ने बहुत कुछ झेला है, इसके पहले भी अंग्रेजों ने बहुत सारे विद्रोहों को झेला है, लेकिन ये जितने भी विद्रोह हुए वो सब एक क्या कह सकते हैं कि एक संगठन द्वारा विद्रोह थे, संगठित विद्रोह थे, और 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग, ये विद्रोह इस फॉर्म में हुआ था। और एक मास विद्रोह या मास रिवॉल्यूशन की तरह यहाँ पे विद्रोह नहीं किया गया था। आप 1857 की क्रांति में देखते हैं, इसको कहते हैं मास रिवोल्ट। ठीक है, बहुत सारे युद्ध ने, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया अलग अलग जगह पर, इसको कहते हैं मास रिवोल्ट। लेकिन ये जो विद्रोह हैं छोटे छोटे, ये मास रिवोल्ट नहीं है, ये कोई टुकड़ी द्वारा, जैसे कोई सैनिक टुकड़ी है, अगर एक सैनिक टुकड़ी है, ठीक है, तो सैनिक टुकड़ी सपोज करो 500 लोग की कोई सैनिक टुकड़ी है, ये 34 नेटिव इन्फेंट्री है, 500 सैनिकों ने क्या किया, विद्रोह किया। अब ये 500 सैनिकों ने विद्रोह किया, इनको क्या किया जाएगा, इनके लीडर्स को जेल में डाल दिया जाएगा। अगर 500 सैनिक विद्रोह करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, इनको जेल में उठाकर बंद कर दिया जाएगा, और जेल में बंद करने के बाद इनको क्या किया जाएगा, इनके जो नेता हैं उनको जेल में, मतलब उनको फांसी दे दी जाएगी, और बाकी जो लोग इसमें बचेंगे उनको क्या किया जाएगा, जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर विद्रोह, अगर सैनिक संख्या कम है तो विद्रोह को क्या किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। सैनिकों की संख्या क्या है, कम है, तो अंग्रेज क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से विद्रोह को दबा सकते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अंग्रेजी सेना में सबसे ऊपर के जो हेड, जो पोस्ट पे होते थे, वो कौन होते थे, इंग्लिश होते थे। ठीक है, प्रमुख जो होते थे वो कौन होते थे, इंग्लिश होते थे। उनके नीचे का जो पद होता था, जो सोल्जर्स का पद होता था, जो नायब का पद होता था, वो भारतीयों को दिया जाता था। ये चीज तो आपको पता होगी, सिंपल सी। ठीक है, हमारा बैच है सारथी बैच, BLLB फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 100% सिलेबस कवरेज, मेंटरशिप, DPP एंड PYQ, 24/7 डब सपोर्ट। प्राइस इसकी है 599 रुपीज। मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है और मैं इसमें इतिहास विषय पढ़ाने का काम करता हूँ। अन्नपूर्णा मैम हमारी हैं, DK सर हैं, ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ाते हैं, और ये वाले सर हमारे सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, नीतीश सर। ठीक है, चलो, तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक के। मैंने बोला था कि हम रिवोल्ट ऑफ 1857 डिस्कस करेंगे, और उसका जो सब टॉपिक होगा वो होगा कॉसेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो क्या है, मैंने यहाँ पर पहला टॉपिक लिखा था, देखो क्या है, फर्स्ट टॉपिक कॉसेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, कॉसेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, विद्रोह के कारण, कॉसेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, क्या कारण थे, चलो कारण देखते। अधिकांश इतिहासकारों ने चयुक कारतूस का विद्रोह, अधिकांश इतिहासकारों ने कारतूस का विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण माना है, किंतु आधुनिक इतिहास के अनुसंधान से यह सिद्ध होता है कि कारतूस विद्रोह का एकमात्र कारण था। तो इमीडिएट रीजन क्या था, इमीडिएट रीजन, ये क्या है, इमीडिएट रीजन है। इमीडिएट रीजन का क्या मतलब है कि जैसे अगर आग कहीं पर लग चुकी है, पहले से आग पे तो लग चुकी है, और आग में आप क्या कर रहे हैं, घी डालने का काम कर रहे हैं। आग में घी डालेंगे तो आग और ज्यादा क्या होगी, आग की लपटें और ज्यादा बढ़ेंगी। तो यहाँ पर आग की लपटें बढ़ी, घी डाली गई, इमीडिएट रीजन डाला गया कि वहां पर एक कारतूस का प्रयोग किया गया। ठीक है, कारतूस का क्या नाम था, जो कारतूस था उस कारतूस को कहा जाता था इनफील्ड राइफल। कार्ट्रिजेस जो थे वो इनफील्ड राइफल थे। ठीक है, इनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया गया, और इनफील्ड राइफल्स का जब प्रयोग किया जाता है तो ये यहाँ पे जो कार्ट्रिजेस आए, मतलब जो बंदूक आए, नए बंदूकों को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले जो बंदूक था वो ब्राउन बॉक्स को यूज किया जाता था, अब यहाँ पर नए बंदूकों का प्रयोग किया गया। जो नया बंदूक है उसको क्या कहा जाता है, इनफील्ड राइफल कहा जाता था। अब इनफील्ड राइफल को लोड कैसे किया जाता था, इनफील्ड राइफल को लोड करने से पहले
गन का जो बैरक होता है, बैरक मतलब जिसमें गन भरी रहती है, उस गन की बैरक को ऐसे उठाते हैं, गोली को उठाते हैं, ठीक है, और गोली को उठा करके मुंह से ऐसे चबा करके उसको फेंकते हैं, और चबा के फेंकने के बाद गन के अंदर उसको लोड करते हैं, और एक ऐसे भाला टाइप्स का लेकर के उसको ऐसे ऐसे क्या करता है, ऐसे ऐसे दबाते हैं। तो जिस चीज को, जिसको गोली कह रहे हैं, गोली को जब हम मुंह से क्या करते थे, ऐसे तोड़ करके फेंकते थे, वो जो गोली थी उसमें बेसिकली गाय और सुअर की चर्बी उसमें मिली हुई थी, मतलब गाय और सुअर का उसमें मांस हुआ करता था। तो गाय और सुअर के मांस, ये जब पता चला बंगाल के बैरकपुर के सोल्जर्स को, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो गन है वो हम नहीं चलाएंगे। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये गन हम क्यों नहीं चलाएंगे, तो उन्होंने बोला कि भारतीय जो सैनिक थे उन्होंने ये तर्क दिया कि ये हमारी धार्मिक आस्था को क्या करता है, चोट पहुंचाता है, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम गाय का सेवन नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो मुसलमान है वो सुअर का मांस नहीं खा सकते, उसकी जो चर्बी होती है उसका सेवन नहीं कर सकते, उनके में हराम माना जाता है सुअर, ठीक है। तो मुस्लिमों ने कहा कि हम सुअर का जो मांस है उसको मुंह से नहीं लगा सकते, ये हमारी धार्मिक भावना को आहत पहुंचाता है। और हिंदुओं ने कहा कि जो गाय होती है, गाय की जो चर्बी होती है, जो मांस होता है, वो हमारी क्या है, गाय हमारी माता के प्रकार है, और हम अपनी धार्मिक भावना के साथ क्या करेंगे, कोई आपको ठेस पहुंचाने नहीं देंगे, तो ये जो गन आप दे रहे हो वो हम नहीं चलाएंगे, ठीक है। ये क्या है, ये एक इमीडिएट रीजन था। इमीडिएट मतलब तुरंत कारण, तत्कालिक कारण, ठीक है, इंग्लिश हिंदी वालों के लिए तत्कालीन कारण, ठीक है। चलो, 1857 का विद्रोह पिछले 100 वर्षों के राजनीतिक, पॉलिटिकल, धार्मिक व सामाजिक व आर्थिक कारणों से हुआ। क्या क्या कारण थे अभी देखेंगे, ठीक है। विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, नाम याद रखना, लॉर्ड कैनिंग। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम था लॉर्ड पैम्स्टन। लॉर्ड पैम्स्टन ब्रिटेन के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। लॉर्ड पैम्स्टन का वास्तविक नाम हेनरी जॉन टेम्पल था, इनका असली नाम था हेनरी जॉन टेम्पल। क्या नाम था इनका असली, हेनरी जॉन टेम्पल इनका असली नाम था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पीसीएस एग्जामिनेशंस या आपका जो बीए वाला पेपर होगा उसमें भी पूछ सकता है, जैसे फैक्चुअल जो मतलब एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें पूछ सकता है कि जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस समय लॉर्ड पैम्स्टन थे। कौन थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, लॉर्ड पैम्स्टन थे, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलो, इनका असली नाम था हेनरी जॉन टेम्पल। अब हम यहाँ पर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण देखेंगे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 होता क्यों है। तो सबसे पहले राजनीतिक कारण, वेलेस्ली ने सहायक संधि लागू की भारत पर 1798 में, और सहायक संधि सब्सिडी अलायंस के अंतर्गत देसी राज्य के को सम के खर्चे पर ब्रिटिश सेना दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना, और उस राज्य की विदेश नीति ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाती थी। बदले में ब्रिटिश सरकार उस राज्य की सुरक्षा की गारंटी देती थी। इसको कहते हैं सब्सिडरी अलायंस। सबसे पहला ब्रिटिशर्स ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए या जीतने के लिए जो पॉलिसी अपनाई उसको कहते हैं सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस को हिंदी वालों के लिए बोला जाता है सहायक संधि, सहायक संधि, ठीक है। और ये सहायक संधि लेकर आया एक गवर्नर जनरल जिसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। ये कौन लेकर आया, ये लेकर आए लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्टिंग में 4 राज्यों को जीतने का काम किया, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, ठीक है। स्टार्टिंग में 4 राज्यों को जीता, जैसे 1798 में हैदराबाद को सहायक संधि के अंडर में लाया, मैसूर को 1799 में टीपू सुल्तान को बुरी तरीके से हरा करके और उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को जीत करके अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया, ठीक है, सहायक संधि करेंगे। तंजौर को भी अपने अंडर में किया, और अवध के राज्य को भी 1801 में अपने अंडर में किया अंग्रेजों ने, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 4 राज्यों को अंग्रेजों ने जीता, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध, ठीक है। मुझे तंजौर वाले में कंफ्यूजन होता है क्योंकि टी से है, टी से ट्रेवनकोर का भी नाम आता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ठीक, तंजौरी है, ठीक ठीक ठीक, तंजौर है।
चलो यहां तक सही है। तो पहली राजनीतिक कारण अंग्रेजों की क्या थी? सब्सिडियरी अलायंस या फिर सहायक संधि। सहायक संधि में बच्चा क्या होता था ना कि कोई भी राज्य जो होता था राज्य को अपने अंडर में कंट्रोल में रख लेती थी। जैसे ये राज्य अंग्रेजों ने क्या किया, जीता, ये अवध का राज्य है, ठीक है। अवध का राज्य सब्सिडियरी अलायंस में अंग्रेजों ने अपने हाथों में कर लिया। तो अंग्रेजों वहां क्या करेंगे, सैनिक अपने अपॉइंट करेंगे, अपने जो अंग्रेज सैनिक हैं उनको क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे वहां पर। और अपॉइंट करने के बाद जो पूरा का पूरा खर्चा होगा, जो इनका खर्चा होगा, जो अंग्रेजी सैनिकों का खर्चा होगा। अब इस अंग्रेजी सैनिक में दोनों होंगे, मतलब क्रिश्चियंस भी होंगे और भारत में हिंदू मुस्लिम भी होंगे, ठीक है। अब अंग्रेजी सैनिकों को अपॉइंट करेंगे और जो खर्चा है वो देसी राजा देंगे, वहां के जो पर्टिकुलर जो नेटिव किंग्स हैं वो क्या देंगे, खर्चा देंगे अंग्रेजी सैनिक का पूरा पूरा, ठीक है। इसको कहते हैं सब्सिडी अलायंस, ठीक है। इसके अलावा एक ब्रिटिश रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ब्रिटिश रेसिडेंट एक पोजीशन होती है, एक रैंक होती है ब्रिटिशर्स में, ठीक है। हर राज्य के अंदर एक ब्रिटिश रेसिडेंट अपॉइंट होता है। जहां पर भी आप सहायक संधि को बनाएंगे वहां पर ब्रिटिश रेसिडेंट क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। ये ब्रिटिश रेसिडेंट क्या करता है, अगर कोई भी डिसीजन आपको राज्य का लेना है तो आपको पहले इससे पूछना पड़ेगा कि क्या मैं ये काम करूं कि ये काम ना करूं। अगर ब्रिटिश रेसिडेंट कहेगा ठीक है आप ये काम करिए, तब आप ये काम कर सकते हैं, नहीं तो आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल अलायंसेस बनेंगे, इंटरनेशनल अलायंसेस मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय जो हम संबंध बनाएंगे वो भी डिपेंड करेगा कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध किससे बना सकते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंग्रेज जिससे चाहेंगे आप उसी से बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फ्रेंच के साथ भी अंग्रेजी संबंध बना सके, ठीक है। जैसे टीपू सुल्तान फ्रेंच लोग को बहुत सपोर्ट करता था, और फ्रेंच लोग और इंग्लिश लोग क्या होते हैं, इंग्लिश और फ्रेंच में हमेशा बहुत ज्यादा क्या होती है, कटुरता होती है। फ्रेंच लोग इंग्लिश को पसंद नहीं करते, इंग्लिश लोग फ्रेंच को पसंद नहीं करते, ठीक है। तो आपस में उनकी बनती नहीं। तो इंटरनेशनल अलायंस मतलब क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंध। आप ब्रिटिशर्स से बिना पूछे अगर आपने सहायक संधि को एक्सेप्ट कर लिया है तो आप ब्रिटिशर्स से बिना पूछे किसी भी अंतरराष्ट्रीय राज्य से संबंध नहीं स्थापित कर सकते, ठीक है, क्लियर। चलो, सहायक संधि को सर्वप्रथम 1798 में हैदराबाद राज्य ने के शासक निजाम अली ने, 1799 में मैसूर के शासक कृष्ण राय, ठीक है। ये जो शासक कृष्ण राय है वो वाडियार डायनेस्टी का शासक है, वाडियार डायनेस्टी। 1799 में तंजौर शासक सर फरोजी द्वितीय, 1801 में जवब शासक सादत अली, 1802 में पेशवा शासक बाजीराव द्वितीय, ठीक है। 1803 में भोसले शासक रघुजी भोसले, 1803 में सिंधिया शासक दौलत राव सिंधिया और स्वीकार किया, ठीक है। किसने स्वीकार नहीं किया, तो होलकरों ने कभी भी सब्सिडी अलायंस को स्वीकार नहीं किया। जो इंदौर के होलकर थे, मराठों में इंदौर के होलकर्स ने कभी भी सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। कभी भी सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट नहीं किया होलकरों ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य ने कभी भी सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो होलकरों ने, होलकर स्टेट जो इंदौर का था उसने कभी भी सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट नहीं किया। होलकरों ने कभी भी सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट नहीं किया। पीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रिवोल्ट ऑफ क्या कहते हैं, सॉरी, सहायक संधि में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सहायक संधि एक्सेप्ट नहीं की। तो होलकरों ने सिर्फ सहायक संधि एक्सेप्ट नहीं की है, बाकी सबने सहायक संधि क्या कर लिया, भोसलों ने भी एक्सेप्ट कर लिया सहायक संधि, सिंधिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया सहायक संधि, ठीक है। तो बाकी सारे मराठा राज्यों ने सहायक संधि एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इंदौर के होलकरों ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद राज्य ने 1800 में पुनः सहायक संधि की थी। वेलेस्ली ने फर्रुखाबाद, कर्नाटक, सूरत एवं तंजौर का शासन भी अव्यवस्था के आधार पर हड़प लिया। अव्यवस्था मतलब होता है मिस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। उसने कहा कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा करप्शन है, इसको मैं क्या करता हूँ, अंग्रेजी राज्य के अंडर हड़प लेता हूँ, ठीक है। इसी को कहते हैं मिस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कहते हैं, अव्यवस्था मतलब मिस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है।
यहाँ पे इंग्लिश में लिखा होगा मिस मैनेजमेंट लिखा है, मिस मैनेजमेंट या मिस एडमिनिस्ट्रेशन जो कह लो, ठीक है। 1853 में डलहौजी ने हैदराबाद के निजाम पर सहायक सेना बकाया का आरोप लगा के बरार का प्रदेश छीन लिया। बरार का प्रदेश छीन लिया कब? लॉर्ड डलहौजी ने हैदराबाद के निजाम से बरार का प्रदेश छीन लिया कि बरार का जो प्रदेश है वो सहायक संधि के अंडर में पहले आता था, तो ये प्रदेश आप हमको दे दीजिए। हमको क्यों नहीं दिया आपने? ठीक है, चलो अब हम आते हैं डलहौजी की व्यापक नीति के ऊपर या गोद निषेध थियरी। इसको कहते हैं गोद निषेध थियरी, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेकर आया? लॉर्ड डलहौजी लेकर आया। इसमें भी क्या किया जाता है? राज्यों को हड़पा जाता है। व्यापक नीति के तहत भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी लेकर आया और लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 भागों में बांटा। कौन से 3 भाग थे? पहला भाग, वे राज्य जो कभी सर्वोच्च सत्ता के अधीन नहीं रहे, ठीक है। मतलब ये मुस्लिम रूल के अंडर भी नहीं में आते हैं और मराठाओं के भी अंडर में नहीं आते। मुस्लिम रूल मतलब यहां पर मुगल्स के अंडर में। वे राज्य जो कभी सर्वोच्च सत्ता के अधीन नहीं रहे, ना मुगल्स के अंडर रहे ना मराठा के अंडर रहे, दोनों के अंडर में नहीं रहे, ठीक है। वे राज्य जो कभी मुगल बादशाह या पेशवा के अधीन रहे, वही मैंने बोला, ठीक है। दूसरे वो राज्य आते हैं जो राज्य मुगलों के अंडर में रहे या फिर मराठा के अंडर में कभी ना कभी रहे हों, ठीक है। 2 कंडीशन हो गई। तीसरे राज्य, वे राज्य रियासत जिन्हें अंग्रेजी ने मान्यता देकर बनाया था, मतलब कोई ऐसा स्टेट जिसको ब्रिटिश चार्टर ने बनाया था, कोई ऐसा राज्य जो ब्रिटिश चार्टर ने बनाया था, उस राज्य को ब्रिटिशर्स कभी भी हड़प सकते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, ठीक है। जो राज्य ब्रिटिश चार्टर द्वारा बना हो उस राज्य को ब्रिटिशर्स कभी भी हड़प सकते थे। तो ये अगर कोई राज्य मुगलों और मराठाओं के अंदर में आएगा क्रॉस, ठीक है, उसके अंडर में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स गोद की नीति लागू नहीं हो सकती। कोई राज्य अगर मुगल और मराठा के अंडर में नहीं आता है या फिर आता है, उसमें भी सहायक संधि या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फॉलो नहीं होगा। सॉरी, सहायक संधि बार बार बोल दे रहा हूं, गोद की नीति, ठीक है, गोद निषेध की नीति। तो ऐसा कोई भी राज्य जो मराठों या मुगलों के अंडर में है वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फॉलो नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है कोई ऐसा राज्य जो मुगलों मराठों के अधीन कभी नहीं रहा है, वहां पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी नहीं लगेगी। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि सर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी लगेगी कहां पर? जो तीसरा वाला जो पॉइंट लिखा है वहां पर सिर्फ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाएगा। बाकी ऊपर का जो दोनों कंडीशन है वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की कंडीशन को लागू नहीं किया जाएगा। क्लियर है सबको? जो राज्य से ब्रिटिश चार्टर के अंदर में बने हैं उन्हीं को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में क्या किया जाएगा? अपने अंडर में लिया जाएगा, ठीक है। चलो अब कौन से राज्य आते हैं? जैसे सतारा आता है, बागपत आता है, झांसी आता है, अवध आता है, नागपुर आता है। ये सब राज्यों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? हड़प लिया था, ठीक है। प्रथम श्रेणी राज्यों में अंग्रेज दखल नहीं देंगे। दूसरी श्रेणी के राज्य के शासक यदि बिना चैच उत्तराधिकारी स्वयं का पुत्र को के मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो उनके द्वारा नामित उत्तराधिकारी को स्वीकार करना अंग्रेजों की इच्छा पर निर्भर है। तीसरी श्रेणी के राज्यों के शासक को किसी प्रकार के अवैध उत्तराधिकारी गोद लिए पुत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। गोद लिए पुत्र, जैसे झांसी की रानी ने भी गोद लिया था, एक पुत्र दामोदर नाम था उसका, ठीक है। वो जो पुत्र होंगे जो गोद लिए रहेंगे। जैसे अगर राजा है, सपोज करो, मैं समझाता हूं आपको, देखो राजा है, राजा के खून का जो बच्चा है, मतलब उसकी पत्नी से हुआ हो या रखेल से हुआ हो, ठीक है, उसको तो ये एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन राजा का अगर कोई एडॉप्टेड सन है, एडॉप्टेड सन मतलब राजा को कोई लड़का ना हो, राजा में कुछ कमी हो, राजा को बच्चा पैदा ना हुआ हो, ठीक है, तो राजा ने क्या किया? एक लड़के को गोद ले लिया। ये लड़का अगर गोद लिया राजा ने, ये राजा को जो गोद लिया हुआ बच्चा है, ब्रिटिश चार्टर ये कहता है कि ये राज्य हमने क्या किया है?
अपने अंडर में स्थापित किया है, तो आप इस एडॉप्टेड सन को राजा नहीं बना सकते आगे चलकर। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। लेकिन ये जो एडॉप्टेड सन वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया, ये जो एडॉप्टेड सन वाला कॉन्सेप्ट है, ये उन्हीं राज्यों के ऊपर लागू होगा जो ब्रिटिश चार्टर द्वारा बनाए जाएंगे। जिन राज्यों को ब्रिटिशर्स ने बनाया है ब्रिटिश चार्टर द्वारा, या जिन राज्यों को मुगल या मराठाओं के अधीन कभी ना कभी क्या थे, जो राज्य कभी ना कभी मुगलों और मराठाओं के अंडर में थे, उन पर ही ये क्या होगा? लागू होगा। ठीक है, जो ऊपर वाली कंडीशन है इस पर ज्यादा लागू होता है, नीचे वाली कंडीशन पर उतना लागू नहीं होता। ठीक है, उतना देखा नहीं जाता है। मुगल और मराठाओं के जो अंडर में रहे थे उन पर अगर क्या लिखा गया, ऊपर लिखा गया ना कि एक स्वीकार करने के लिए एक पत्र लिख करके अगर अंग्रेजों के पास भेज दिया जाता था तो वो एक्सेप्ट कर लेते थे। ठीक है, तो ये नीचे वाला मुगल और मराठों में ज्यादा दिक्कत नहीं है। जो अगर राजा के बाद एडॉप्टेड सन बच्चे को रखना चाहते हैं, जो क्या है? एडॉप्टेड है, एडॉप्ट किया गया राजा द्वारा, और वो जो राज्य है वो ब्रिटिश चार्टर द्वारा बना है, उस राज्य को क्या किया जाएगा? ब्रिटिशर द्वारा हड़प लिया जाएगा गोद निषेध की थियरी या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की थियरी के तहत। ठीक है, समझ गए? फिर से समझा दूं, नहीं समझ पाए फिर समझा दूं। मैं अपने नोट्स इसीलिए पढ़ाना ज्यादा सही समझता हूं। ठीक है, पता नहीं आप समझ में आया कि नहीं, इसलिए मैं नोट से अपने ज्यादा अच्छा लगता है मैं पढ़ाना। ठीक है, अब कौन से राज्य हैं? पीसीएस देने जाओगे तो राज्यों को एक क्रम में लगाने के लिए आएगा कि राज्यों को एक क्रम में लगाओ। पहले कौन से राज्यों को हड़पा गया अंग्रेजों ने, अब बाद में कौन से राज्यों को अंग्रेजों ने हड़पा। ठीक है, तो इसका एक क्रम में लगाओ। क्रम में लगाते हैं। पहला सतारा, पहला जो शासक था, पहला जो राज्य था जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में हड़का गया वो सतारा था 1848 में। ठीक है, जोसेफ ह्यूम ने सतारा के विलय की तुलना जिसकी लाठी उसकी भैंस से की है। जॉर्ज क्लार्क ने सतारा विलय का विरोध किया था। जैतपुर और सांभलपुर, सेकंड जो राज्य है वो कौन सा है? जैतपुर और सांभलपुर है। फिर कौन है? बालघाट वाला इलाका है। फिर उदयपुर है। लास्ट में झांसी, शासक गंगाधर राव। सेवेंथ नागपुर महाराष्ट्र 1854, शासक रघुजी तृतीय। और आठवां डलहौजी द्वारा राजस्थान की करौरी रियासत को स्वाभाविक या वारिस ना होने पर भी अंग्रेज साम्राज्य में मिलाए जाने के निर्णय को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने यह अस्वीकार कर दिया कि करौली संरक्षित मित्र है तथा आश्रित राज्य। इसी प्रकार उदयपुर और बालघाट के विलय के संबंध में लिए गए डलहौजी के निर्णय को लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? उलट दिया। ठीक है, तो बहुत सारे राज्य उनके अंडर में थे, बहुत सारे राज्य उनके अंडर में नहीं थे। लास्ट का 3 याद करना, JNA। ठीक है, JNA मतलब झांसी का राज्य, लास्ट में हड़पा, नागपुर का राज्य और अवध का राज्य। ठीक, इस फॉर्मूले से याद कर लेना 1853, ठीक है, 1854 और यहाँ पर 1856। ठीक है, एक बार मैं मिटा देता हूं क्योंकि दिखेगा नहीं सबको। आप ऐसे याद कर लेना, पहला राज्य कौन था? पहला राज्य जो अंग्रेजों ने हड़पा वो कौन सा था? सतारा था। ठीक है, और आखिरी का 3 राज्य को याद करने की ट्रिक होती है जवाहरलाल नेहरू, अरुणा असफ अली। ठीक है, JNA जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और अरुणा असफ अली। 1853 में इसको हड़पा गया, 1854 में नागपुर को हड़पा गया और अवध को 1856 में हड़पा गया वाजिद अली शाह से। ठीक है, वहां का शासक कौन था? वाजिद अली शाह था। चलो, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को एवं नागपुर की रानी ने यशवंत राव को गोद लिया था। झांसी विलय के समय झांसी के ब्रिटिश एजेंट मेजर एलिस थे, इनका नाम था मेजर एलिस। इंपॉर्टेंट है, नाम नोट कर लेना। डलहौजी ने अवध को कुशासन का आरोप लगा के हड़प लिया। मिस एडमिनिस्ट्रेशन का अवध
कहा गया कि अवध का जो राज्य है वो पूरी तरीके से मिस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, मिस मैनेजमेंट कर रहा है, और हम क्या करेंगे, उस राज्य को हड़प लेंगे। तो अवध का राज्य हड़प लिया किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, अवध के बारे में लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, ये चेरी ग्लास फल एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा। ये जो चेरी है या ये जो एक फल है वो क्या होगा, एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा। ये किसने कहा था, लॉर्ड डलहौजी ने ये स्टेटमेंट कहा था। ठीक है, ये स्टेटमेंट अवध के बारे में लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। क्लियर है सभी को? चलो, पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नाना साहब की पेंशन को डलहौजी ने बंद कर दिया, क्योंकि वह पेंशन निजी रूप से बाजीराव को ही दी गई थी, न कि पेशवा को। डलहौजी ने कर्नाटक व तंजौर के नवाबों की राजकीय उपाधियां जब्त कर ली। जो कर्नाटक व तंजौर के जो नवाब थे उनकी जो उपाधियां थी उनको क्या कर लिया, लॉर्ड डलहौजी ने क्या कर लिया, जब्त कर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा 5th पॉइंट। चलो, ये सब हम पॉलिटिकल कॉज देख रहे हैं, राजनीतिक कारण। रिवोल्ट ऑफ 1857 के होने के पीछे राजनीतिक क्या क्या कारण थे हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, टॉपिक क्लियर रखो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी शहजादे जवाब बख्त को मुगल महल लाल किले को छोड़ना पड़ेगा तथा उसे कुतुब मीनार के पास एक छोटे से मकान में रहना पड़ेगा। ठीक है, 1856 में कैनिंग ने यह घोषणा की कि वो बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद मुगलों से सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी और वे सिर्फ राजा कहलाएंगे। ठीक है, सम्राट या फिर बादशाह की जो टाइटल है वो मुगलों से क्या किया जाएगा, छीन लिया जाएगा। ठीक है, और छीन कर उनको क्या दिया जाएगा, सिर्फ राजा का पद दिया जाएगा, राजा का टाइटल दिया जाएगा। ठीक है, सोचो, आप किसी से कहो कि आपसे हम सम्राट या बादशाह की उपाधि छीन रहे हैं, सोचो। मुगल कब से भारत में है, 1526 से। 1526 से जो भारत में हो, और ये कब आए, ये आए 1700 में। ठीक है, और ये आते हैं जब, और कहते हैं 1857 में, 1600 में अंग्रेज आए भारत में, 1600 में। ठीक है, 1600 में अंग्रेज ही भारत में आए, और 1526 में मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हुआ भारत के अंदर। वो कह रहे हैं कि हम 1600 में आए, हम चाहते हैं कि 1857 में तुम बादशाह का जो पद है, मुगल बादशाहों वाला जो पद है वो खत्म कर लो। कितनी कितनी सोचो, शर्मिंदगी की बात है। अंग्रेज जो 1600 में आए वो 1857 में मुगल से कह रहे हैं कि तुम क्या करो, अपना जो भी पद वद है सब छोड़ दो, अपना महल त्याग दो। सोचो, जिसके बाबा परदादा दादा ने भारत के ऊपर 1526 से शासन किया। बाबर 1526 में भारत आया था, और भारत पर 1526 से मुगल क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। सोचिए कैसा लगा होगा उन लोग को, वो जो मुगल फैमिली के लोग होंगे उनको कैसा लगा होगा, मुगल बादशाह को कैसा लगा होगा। डलहौजी से पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने भी मुगल सम्राट को अपने अधिकार एवं दावे छोड़ने को कहा था। ठीक है, प्रशासनिक कारण, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कारण थे जिसके नाते रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। ठीक है, तो जैसे हम कारणों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कॉसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कॉज था, रिवोल्ट ऑफ 1857 होने के पीछे क्या कॉज था। तो पहला हमने कॉज पढ़ा क्या, पॉलिटिकल कॉज, राजनीतिक कॉज। राजनीतिक कॉसेस में हमने सब्सिडी अलायंस, सहायक संधि, और गोद की नीति, गोद निषेध की नीति, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति देखी। ठीक है, इन दो नीतियों के नाते अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने भारत के साम्राज्य के ऊपर क्या किया, कंट्रोल किया। ठीक है, चलो दूसरा कारण, प्रशासनिक कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण। भारतीयों को प्रशासन में उच्च पदों से वंचित कर दिया गया। भारतीयों को प्रशासन में उच्च पदों से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। कोई भी भारतीय सेना में सूबेदार व ऊंचे पद पर नहीं था। न्यायिक क्षेत्र में भी अंग्रेजों को भारतीयों से शीर्ष दर्जा दिया गया। जुडिशरी में भी अंग्रेजों को शीर्ष दर्जा दिया गया, भारतीयों को क्या दिया गया, निम्न पदों पर बैठाया गया। सोशल रिलीजियस कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। ठीक है, रूढ़िवादी भारतीयों ने सामाजिक सुधारों का विरोध किया। ईसाई मिशनरियों को 1813 में चार्टर द्वारा भारत में गर्म प्रचार की अनुमति मिल गई। ठीक है,
ये गर्म नहीं होगा, धर्म प्रचार है, ठीक है। धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई। धर्मांतरण मतलब कन्वर्जन के प्रयासों ने भी भारतीयों को नाराज कर दिया। 1850 के में लॉर्ड डलहौजी के समय धार्मिक नियोक्ता अधिनियम संख्या रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट को पारित किया गया। इसमें ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था, ठीक है। मतलब अगर आप क्रिश्चियन धर्म को अपना लोगे, ठीक है, अगर आप ईसाई बन जाओगे तो आपको जो आपकी पैतृक संपत्ति है उससे वंचित नहीं किया जाएगा। इससे लोगों को यह लगा कि भारत को ईसाई देश बनाने की साजिश की जा रही है। ब्राह्मण्स को और राजपूत को, जो बड़ी कम्युनिटीज हैं, जो बड़े कास्ट हैं भारत में, ब्राह्मण और राजपूत, उनको ऐसा लगा कि क्या किया जा रहा है, इनको अपने धर्म से क्या किया जा रहा है, वंचित होने की कोशिश किया जा रहा है। और क्रिश्चियन देश भारत को एक ईसाई देश के रूप में क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के प्रधान आर.डी. मंगलस ने संसद में यह घोषणा की कि ईश्वर ने हिंदुस्तान का विस्तृत साम्राज्य इंग्लैंड को इसीलिए प्रदान किया ताकि ईसाई धर्म की पताका भारत के किनारे से दूसरे किनारे तक लहरा सके। कुछ भी बेकार से बेकार स्टेटमेंट, मतलब एकदम रबिश स्टेटमेंट्स लोगों ने दिया। ये कौन है? आर.डी. मंगलस। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी इसको पढ़ोगे आप बहुत बार किताबों में। 1856 में कैनिंग द्वारा पारित इस अधिनियम के तहत सभी नए रंगरूटों को समुद्र पार करके यहाँ पे रिक्रूट होगा। रिक्रूट मतलब नया भर्ती। नए रिक्रूटों को समुद्र पार करके ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया। भारतीय समाज में समुद्र यात्रा करना धर्म विरुद्ध समझा जाता था, ठीक है। जैसे सात समुंदर पर मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप भारत की सीमा को 7 समुंदर पार करके जाओगे, मतलब अपने देश को, अपनी देश की सीमा रेखा को पार करके अगर आप विदेश जाओगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, अपने धर्म से भ्रष्ट कर दिया जाएगा। मतलब आपको अपने धर्म से निकाल दिया जाएगा, आपको अपने रिलीजन से क्या किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, आपको अपने धर्म से निकाल दिया जाएगा। और कहा जाता है अगर आप फॉरेन जाओगे तो आप क्या हो जाओगे, मलेच्छ हो जाओगे। क्या हो जाओगे आप? मलेच्छ हो जाओगे। एस रामानुजन, जिनको फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है, उन्होंने भी भारत को छोड़कर इंग्लैंड गए थे और वहां पढ़ाई पूरी करके भारत आए। जब उनकी मृत्यु भारत में हुई तो उनकी मृत्यु करने के लिए कोई ब्राह्मण लोग नहीं थे, जो लोग थे वो सब छोड़ के चले गए थे उनकी लाश को, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये जो व्यक्ति है ये बाहर होकर आया है, 7 समुंदर पार करके फॉरेन रह कर आया है, और अगर हम इसकी लाश को उठाएंगे और अंतिम संस्कार करेंगे तो हमें भी क्या होगा, पाप लगेगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया उसको, इसीलिए उन्होंने उसका क्या किया, छोड़ दिया, छोड़कर चले गए, ठीक है। तो अपने अगर आप 7 समुंदर पार करके अगर जाओगे बाहर तो आपको अपने धर्म से निष्कासित कर दिया जाएगा, और फॉरेनर बन जाओगे तो आपको मलिच कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मलिच कहा जाएगा, ठीक है। फिर भारत में आने के बाद एक प्रोसेस होता है शुद्धिकरण, ठीक है। शुद्धिकरण, जब तक आप शुद्धिकरण नहीं करते हो तब तक आपको भारतीय समाज में दोबारा नहीं लिया जाएगा। जब तक आप शुद्धिकरण नहीं करते हो तब तक आपको भारतीय समाज में दोबारा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जैसे 7 समुंदर पार करके लोग जाते थे, बहुत लोग गए, गांधी जी भी गए, ठीक है। तो परिवार वाले समझाते थे कि शराब से बच्चा दूर रहना, शराब और आपसे दूर रहना, ठीक है। औरतों के फेर में मत पड़ना, औरत जो होती हैं औरतों के फेर में कभी भी मत पड़ना, ठीक है। और मांस या फिर मांस का सेवन मत करना, मदिरा तो लिख दिया मैंने, मांस का सेवन मतलब मटन या चिकन मत खाना, ठीक है। मांस का सेवन, नॉनवेज मत खाना, ठीक है। तो जो लोग फॉरेन जाते थे उनके परिवार वाले सलाह देते थे इन 3 चीजों से बच कर रहना तुम, ठीक है। और भारत आओगे तो तुम्हारा शुद्धिकरण हम कर देंगे, फिर से तुमको हम हिंदू सोसाइटी में ले लेंगे, ठीक है। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है।
उस समय देखो बहुत बड़ी चीज थी, आज तो कोई बड़ी चीज नहीं है, उस समय बहुत बड़ी चीज थी। आप अपने धर्म को छोड़ के, अपने समाज को छोड़ के अगर आप बाहर जाते थे पढ़ने के लिए तो आपको समाज से निकाल दिया जाता था, बहिष्कृत कर दिया जाता था। यहाँ पे बहिष्कृत लिख सकते हैं, ठीक है, बहिष्कृत। बहिष्कृत भारत नाम से एक न्यूज़पेपर निकाला था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है। चलो, आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कारण क्या था रिवोल्ट ऑफ 1857 का? अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां भारत के उद्योग व व्यापार के विरुद्ध थी। परंपरागत हस्तशिल्प के विनाश व भू राजस्व नीति कारण लोगों के आर्थिक शोषण व उत्पीड़न से ने असंतोष जन्म दिया। इसने विद्रोह की भूमिका को तैयार किया। बंबई में इनाम कमीशन द्वारा 20,000 जागीरें जब्त की गई एवं अवध के तालुकदारों से भी जमीनों को क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। ये था आर्थिक कारण। अब चलते हैं सैनिक कारण के ऊपर, ठीक है। चलो, सैनिक कारण, सेना में भी भारतीयों में पद उन्नति व विदेशों में समुद्र पार सेवा देने के कार्य में असंतोष था। भारतीयों को केवल निम्न पदों पर नियुक्त किया जाता था। वह सैनिकों का वेतन प्रति सैनिक 7 रुपए था, 7 रुपए वेतन हुआ करता था, ठीक है, जो न्यूनतम था। उन्हें समुद्र पार जाने पर दिया जाने वाला भत्ता बंद कर दिया गया था, ठीक है। मतलब जो अगर आप भारत में रहोगे या फॉरेन जाओगे, दोनों जगह पर जो अगर आपको सैलरी मिलेगी वो सेम होगी, ठीक है। पद उन्नति, कम वेतन असंतोष के सबसे गंभीर कारण थे। पद उन्नति मतलब उनका प्रमोशन नहीं किया जाता था, उनको जो सैलरी दी जाती थी, सोल्जर्स को जो सैलरी दी जाती थी वो भी क्या थी, बहुत ज्यादा कम थी। ये क्या बना, असंतोष का कारण बना सैनिकों में, ठीक है। 1854 के डलहौजी द्वारा डाकघर अधिनियम, ठीक है, डाकघर अधिनियम मतलब पोस्टल एक्ट, इंडियन पोस्टल सिस्टम, 1853 में आया था शायद, यहाँ 1854 लिखा। इंडियन पोस्टल सिस्टम 1854 अधिनियम द्वारा सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई, ठीक है। मतलब जो सैनिक चाहे पत्र व्यवहार करना अपने परिवार से तो फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर कोई सैनिक फॉरेन रह रहा है, अगर इंग्लैंड रह रहा है और वो अपने परिवार से बातचीत करना चाहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकता है, बातचीत कर सकता है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, वो जो निःशुल्क सेवा थी, जो फ्री सेवा थी, उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब अगर किसी को, कोई अगर इंग्लैंड है और उसको भारत बात करना अपनी फैमिली से तो पैसा लगेगा, ठीक है। पहले सैनिकों से पैसा नहीं लिया जाता था, ठीक, क्लियर। अब आते हैं तत्कालिक कारण के ऊपर, और ये हम लास्ट टॉपिक है, ठीक है, मतलब लास्ट क्या, आज की क्लास का लास्ट यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे, ठीक। चलो, तत्कालिक कारण क्या रहा, चर्बी वाले कारतूस 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बने, ठीक है। इन कारतूसों का निर्माण बंगाल में होता था। परंपरागत ब्राउन बॉक्स का प्रयोग किया जाता था, पहले ब्राउन बॉक्स का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। ब्राउन बॉक्स की जगह इनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया जाने लगा, इनफील्ड राइफल्स का, ठीक है। ब्राउन बॉक्स के स्थान पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया गया, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांतों से खींचना पड़ता था। कारतूस में गाय व सुअर की क्या होती थी, चर्बी लगी होती थी। वे हिंदू और मुसलमानों दोनों इससे क्या हो गए, भड़क गए। नई राइफल एनफील्ड के कारतूसों का निर्माण वुलविच आर्सेनल लंदन के कारखानों में होता था। इसका निर्माण वुलविच आर्सेनल लंदन के कारखानों में इसका निर्माण होता था, ठीक है। इनफील्ड राइफल अंग्रेज भारतीय सेना में दिसंबर 1856 में शामिल की गई। अब जनवरी 1857 में प्रयोग आरंभ हुआ। एनफील्ड राइफल के भारत में उत्पादन एवं प्रशिक्षण स्थल कहाँ था, अंबाला में था, दमदम में था और सियालकोट में था। आरसी मजुमदार के अनुसार ची लगे कारतूसों की कहातरे ने चिंगारी का काम किया और इससे जो धमाका हुआ उससे अंग्रेजों की जड़ें क्या हो गई, पूरी तरीके से हिल गई। ये कौन कह रहा है, आरसी मजुमदार कह रहे हैं। वी स्मिथ और जॉन विलियम के की अध्यक्षता में चर्बी लगे कारतूसों की जांच के लिए आयोग गठित हुआ, जिन्हें चर्बी की बात को स्वीकार किया, जिन्होंने कहा कि सही में इसमें क्या था, इसमें चर्बी मिलाया गया था, ठीक है। जो बुलेट था, बुलेट में क्या मिलाया गया था, बुलेट में चर्बी को मिलाया गया था, ठीक है। चलो,
अब आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, कर दूसरा लेक्चर लेकर आएंगे तो उसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज हमने रीजंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 को डिस्कस किया, कॉज या फिर रीजन, क्या रीजन था या क्या कॉज था, क्या कारण था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। आज की क्लास में हमने इस चीज को डिस्कस किया। हमने सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, इमीडिएट क्या क्या कारण थे जिनकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ, आज की क्लास में हमने ये चीज डिस्कस किया डिटेल मैनर में। ठीक है, आज की क्लास यहीं रखते हैं और आज की क्लास को ओवर करते हैं। कल और भी बातों को डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। जो भी लोग मैं देगा सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, बाय।